ये कहानी सीलमपुर गांव में रहने वाली छोटी सी लड़की मीरा की है। मीरा की माँ का नाम झुमकी और पिता का नाम बसंत था। मीरा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। एक दिन, सुनिए जी, जरा मीरा को जगा दीजिए, कब से सो रही है। वो देखिए ना, सूरज आसमान में आ चुका है। सोने दो उसे। छुट्टी के दिन उसे जितना सोना है उसे सोने दिया करो। आप और आपकी बेटी। क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों कर रही हो सुबह सुबह? वाह, देखो जरा आसमान को, इतनी देर तक भला कौन सोता है? पापा देखो ना माँ को, मैंने कुछ भी नहीं किया और माँ है कि मुझे डांट रही है। भाग्यवान, बेटियां मायके में आराम नहीं करेंगी तो ससुराल में करेंगी क्या? दिन भर या तो पढ़ाई या तो खेल, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरी मदद कर दिया करो। जिस दिन मर जाऊंगी तब पता चलेगा तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना कैसा लगता है। और तुम दोनों छुट्टी के दिन जिस तरह आराम करते हो, कभी मुझे भी दे दिया करो छुट्टी। लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। गुस्सा क्यों होती हो? चलो, आज आपका सारा काम हम करेंगे, आप बस आराम करो। क्यों पिताजी? ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। मैं दिन का खाना बना देता हूँ। पिताजी, मैं बर्तन धो देती हूँ। इसके बाद मीरा और उसके पिता ने मिलकर सारा काम किया और खाना खाने के लिए बैठे। और भाग्यवान, कैसा लग रहा है? खुश तो हो ना तुम? गुस्सा ना किया करो। बिना गुस्से के अगर ये सब कर दिया करोगे तो गुस्सा करने की नौबत ही नहीं आएगी। माँ, अब से आपकी छुट्टी के दिन मैं मदद कर दिया करूँगी, ठीक है? चलो अब खाना खा लो, सब ठीक है। अच्छा सुनो मीरा, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया? हाँ, वो तो मैंने कल ही कर लिया था। सही किया। रात को क्या बनाऊं? माँ, बड़े दिनों से मछली नहीं खाए, आज मछली बना दो ना। ठीक है, बाजार जाकर शाम को मछली ले आना, ताजी वाली, ठीक है? ठीक है। इसके बाद शाम को बसंत मछली बाजार गया और 2 ताजी ताजी बड़ी बड़ी मछली लेकर आता है। रास्ते में चलते चलते उसे अपना दोस्त किशोर मिला। अरे किशोर, कैसे हो भाई? बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। हाँ भाई, थोड़ा शहर गया था माँ की दवाई लेने। क्या हुआ? काकी ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ा ठीक है, बस बीपी बढ़ गया था माँ का। ध्यान रख माँ का। कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताइए। तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ भाई। ठीक है। इसके बाद बसंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को मछली दे दी। झुमकी ने भी बड़े अच्छे तरीके से मछलियों को पकाया और सबको खाने के लिए बुलाया। सबके सब आ जाओ, गर्मा गर्म खाना तैयार है। आया भाग्यवान। माँ, खाना कहाँ है? तुमने हाथ धोए? अभी धोकर आई माँ। ये लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। जाने दो ना, अभी छोटी है। आपके लाड़ प्यार नहीं तो बिगाड़ के रखा है इसे। आ गई ना, दे दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है, ये लो, तुम्हारा बहुत मन था ना, तुम्हें जैसी पसंद है मैंने वैसी ही बनाई है। अरे वाह झुमकी, कभी डांटने लगती हो, फिर तुरंत प्यार भी करने लगती हो। आप नहीं समझेंगे, माँ की डांट में भी प्यार होता है। चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छी इंसान के साथ साथ समझदार भी बने। अब हमेशा तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती ना, एक दिन उसे सब कुछ खुद ही करना होगा। बस अभी से तैयार कर रही हूँ उसे। चलो अब खाना खाते हैं। इसके बाद सबने खाना खाया और सब सो गए। अगले दिन जब सब लोग उठ गए तो बसंत ने देखा कि झुमकी तो अभी तक सोई है। झुमकी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? झुमकी, झुमकी। बसंत ने वेद को बुलाया। बेटा, झुमकी अब नहीं रही, तुम इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। शरीर को इस तरह रखने से वो सड़ने लग जाएगा। हमारी झुमकी को क्या हुआ? भगवान, इस उम्र में ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उसकी इतनी छोटी सी बेटी का क्या होगा? अब ये बिन माँ की बेटी कैसे रहेगी? इसके बाद सब लोग झुमकी को लेकर गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बेटा कुछ खा ले, कब तक इस तरह बैठी रहेगी? माँ को क्या हुआ था पिताजी? कल ही तो माँ इतना खुश थी, उन्होंने मेरे लिए मछली भी बनाई थी। भला रात ही रात में उनको क्या हो गया पिताजी? मुझे नहीं पता बेटी, तेरी माँ के जाने से मैं भी दुखी हूँ, पर मैं भी नहीं जानता कि अब मैं क्या करूँ। ये खा ले मीरा।
आप ही खाना खा लो पापा। रात को दोनों जन रोते हुए खाना खाए और सो गए। अगले दिन सुबह बसंत ने खाना बनाया और आज मीरा भी जल्दी उठ गई थी, लेकिन मानो दोनों की जीने की आस ही कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। प्रणाम भैया। प्रणाम। ये लीजिए, मैंने बनाया था, आप खा लीजिए। धन्यवाद बहन। अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भैया, मैं जानती हूँ इस समय ये बात आपको ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मीरा का जरूर सोचिएगा भैया। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आप भला कब तक मीरा का ध्यान रखेंगे? धीरे धीरे मीरा जवान होगी, उसे माँ की जरूरत पड़ेगी। बहन, झुमकी के जाने के बाद दूसरी पत्नी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मुझसे ये नहीं होगा। भैया आप मीरा का सोचिए, वो अभी छोटी है, एक माँ का होना बहुत जरूरी है। अब बाकी आपकी इच्छा। वहां उसने अपनी मासूम बेटी मीरा को देखा। मीरा, तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाओ। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है। उसी तरह कई दिन बीतने लगे। बसंत से अपनी बेटी का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। उसने फैसला किया कि वह दूसरी शादी करेगा और मीरा को एक नई जिंदगी देगा। तुम ठीक कह रही थी। जब से झुमकी गई है, मीरा उदास बैठी रहती है। मैं इस तरह उसको मायूस नहीं देख सकता। अगर मेरी शादी करने से मीरा को एक माँ मिल जाएगी, शायद इससे उसके जीवन से उदासी चली जाएगी। हाँ भैया, मुझे भी मीरा की परवाह है, वो अभी छोटी है। आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ। मुझे जैसे ही कोई आपके परिवार के लायक मिलेगी तो आपको बताऊंगी। भैया, मैंने आपके लिए एक रिश्ता ढूंढा है, आप एक बार उसे देखने चले जाइए, क्या पता कुछ बात बन जाए। इसके बाद बसंत नीलम नाम की एक स्त्री को देखने के लिए चला गया। घर परिवार वालों की सहमति से वो नीलम से विवाह कर लेता है। विवाह के कुछ समय तक नीलम मीरा के साथ अच्छे से व्यवहार करती है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे वह मीरा को परेशान करने लगी और बसंत के जाने के बाद उससे घर का सारा काम कराने लगी। अब मीरा जवान हो चुकी थी। ओ मीरा, जा खाना लेकर आ। तू कहीं की महारानी है जो जब देखो कमरे में पड़ी रहती है। ओ महारानी, कहाँ मर गई? खाना लेके आ जल्दी। इससे काम की उम्मीद रखना ही बेकार है। पता नहीं कब इसकी शादी होगी और ये बोझ कम होगा मेरी छाती से। भगवान, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। छोटी माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। क्या करेगी इतना पढ़कर? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है। जा खाना लेकर आ, और हाँ, उसके बाद कपड़े धो दियो और बर्तन भी, समझी ना? ठीक है छोटी माँ। इसके बाद मीरा ने घर का सारा काम किया और शाम को जैसे ही बसंत घर पर आने वाला होता, वैसे ही नीलम मीरा के हाथ से झाड़ू लेकर खुद मारने लगती है। मीरा, तुम जाओ आराम करो, मैं हूँ ना। तुम केवल पढ़ाई करो। ये कोई उम्र है तुम्हारे काम करने की? मैं हूँ ना इन सब के लिए। और क्या चल रहा है माँ और बेटी के बीच में? कुछ नहीं जी, बस ये काम कर रही है। मैंने कहा कि ये कोई उम्र है भला? ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है। हाँ मीरा, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मीरा चली गई। नीलम, तुम्हारा मीरा के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं खामखा ही डर रहा था। चलो, अब मेरे लिए खाना लगा दो। जी अभी लाई। इसके बाद बसंत ने खाना खाया और लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। बसंत के पास एक आदमी भागता हुआ आया। अरे बसंत, अरे जल्दी घर जा भाई। अरे मीरा बाजार में बेहोश हो गई है, लोग उसे घर ले गए हैं, जा जल्दी घर। अब मेरी बेटी ठीक तो है ना? अब वो तो मुझे नहीं पता भैया, बस किसी ने कहा कि तुझ तक ये खबर पहुंचा दूं। इसके बाद बसंत भाग के अपने घर पर पहुंचा। अब क्या हुआ मीरा को? इन्हें आराम की जरूरत है। जी सब कुछ तो बढ़िया है, फिर मीरा इतनी कमजोर कैसे हो गई? सारी मेरी ही गलती है। मैं भी काम की वजह से कुछ दिनों से उस पर ध्यान नहीं दे पाया। नीलम सुनो, तुम थोड़ा मीरा का ध्यान रखो, मैं इसके लिए दवाई लाता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए। ए लड़की उठ, मैं जानती हूँ तू ये सब काम ना करने के लिए कर रही है। उठती है या मारूं तुझे? छोटी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। बसंत के आने की आवाज सुन नीलम बात पलट देती है। अरे मैंने बोला ना, तू बैठ जा।
अरे मीरा, तू बैठ जा मेरी बच्ची, तेरी तबीयत वैसे ही खराब है। ये ले, ये जूस पी ले, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। चुपचाप पियो इसे और लेट जाओ। आज तुम कुछ काम नहीं करोगी, समझी? आप बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है, लाओ। इसके बाद बसंत मीरा का बहुत ध्यान रखने लगता है। कुछ दिनों में मीरा ठीक हो जाती है। एक दिन उनके घर में रोहित नाम का एक लड़का आता है। प्रणाम चाचा। प्रणाम रोहित बेटा। अब चाचा जी, वो मीरा कैसी है? अभी थोड़ा बहुत ठीक है। डॉक्टर ने 1 माह तक घर में रहने को बोला है। कह रहे थे खून की कमी हो गई। कोई बात नहीं चाचा जी, पहले तो शरीर है, बाद में सब कुछ। वो चाचा जी, आपसे एक बात कहनी थी मुझे। क्या बात है बेटा? वो चाचा जी, मुझे मीरा पसंद है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने घर वालों को रिश्ते की बात करने के लिए बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ बेटा, वो एक अच्छे इंसान है। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे सामने अपनी बात लेकर आए। चाचा जी, आप एक बार मीरा से भी पूछ लीजिएगा कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं, क्योंकि मैं उस पर जबरदस्ती ये रिश्ता नहीं थोपना चाहता। इसके बाद रोहित वहां से चला गया। रात को बसंत ने मीरा से रोहित के बारे में बात की। बेटा, तुम्हें रोहित कैसा लगता है? क्यों पिताजी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आज रोहित घर आया था रिश्ते की बात लेकर। देखो बेटा, मुझे रोहित पसंद आया, लेकिन अगर तुझे रोहित पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये फैसला सिर्फ तेरा ही होगा कि तुझे किससे शादी करनी है। पिताजी, रोहित एक अच्छा लड़का है। अगर आपका मन है कि मैं उससे शादी करूं, तो मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ। बेटी, तू एक आदर्श बेटी है। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे देख बहुत खुश होती। पिताजी, माँ की बहुत याद आती है। काश वो कभी हमें छोड़कर जाती ही नहीं। ऐसी बात क्यों कर रही है? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? अब तू सो जा। अगले दिन रोहित के परिवार वाले रिश्ता लेकर बसंत के घर पर आ जाते हैं, लेकिन रोहित की माँ जैसे ही बसंत को देखती है, वैसे ही उनके चेहरे के थोड़े एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और अपने पति के कानों में कुछ कहती है। इसके बाद रोहित के पिताजी कहते हैं, जी प्रणाम। प्रणाम, आइए अंदर बैठिए। वो अचानक मुझे थोड़ा काम याद आ गया, जल्दी जाना होगा वरना नुकसान हो जाएगा कारोबार में। हम किसी और दिन आते हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। चलो बेटा, हम आते हैं किसी और दिन। मगर पापा। बेटा समझ, काम जरूरी है, वरना मैं ऐसे थोड़े ना जाने को कहता। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद रोहित मीरा के घर पर आता है। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम बेटा। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए उस दिन यूँ जाने के लिए। असल में बात ऐसी है कि मेरी माँ ये रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उसकी मेरी जिंदगी में आते ही मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए माँ ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये दुख सहना पड़ा। इसके बाद रोहित वहाँ से चला गया। ये सब मीरा ने सुन लिया। शाम के वक्त नदी किनारे चली गई। नदी को देखते देखते वो नदी के अंदर जाने लगी और जब तक पानी उसके सर के ऊपर नहीं गया तब तक वो चलती रही। थोड़ी देर बाद वो पानी में समा गई। थोड़ी देर बाद पानी से एक आत्मा उसे सुरक्षित पानी से बाहर निकाल देती है, उसे एक जगह पर लिटा देती है। थोड़ी देर बाद मीरा की आंखें खुलती हैं। उठो मीरा। माँ तुम? हाँ बेटा, मैं। कहाँ चली गई थी आप? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? क्यों छोड़ गई आप हमें? पता है मैं और पिताजी आपको कितना याद करते हैं। वो माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, जब देखो मौका ढूंढती है ताकि मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सके। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। आज से तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अगले दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ नीलम ने, सारा दिन एक ही काम करने में लगाएगी या बाकी काम भी करेगी? चल इधर आ। मेरी बेटी से काम कराएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद नीलम रसोई घर में जाती है। तभी सारे बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं और इधर से उधर गिरने लगते हैं। तभी वो डर के मारे पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो अचानक किसी से टकरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है
तो वहाँ पर मीरा खड़ी होती है। ऐसे क्या खड़ी है? पागल सी ने डरा दिया मुझे। ये सब पक्का तूने ही किया है। रुक जा, तुझे बताती हूँ अभी। वो सामने रखा एक डंडा उठाती है और जैसे ही मारने वाली होती है तभी मीरा वो डंडा पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही मारने लगती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। अरे मार डाला, न जाने कौन सा भूत चढ़ गया महारानी पे। मार डाला, इसको तो मैं बताऊंगी। रुक तू। इसके कुछ दिनों बाद मीरा जब थक हार कर जंगल से वापस घर आती है तभी उसकी सौतेली माँ नीलम उसको देख लेती है और रसोई घर में बचा कुचा सारा खाना छुपाकर उसके लिए कुत्ते को दिया हुआ खाना वहां से उठाकर रसोई घर में रख देती है और छुप जाती है। इसके बाद मीरा खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है मीरा को गुस्सा आने लगता है और वो तभी अपना हाथ उठाती है और उसकी सौतेली माँ नीलम हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। तू ऐसे नहीं सुधरेगी ना? कुत्ते का खाना खाना चाहती है ना इसको? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वो उसे ठूस ठूस कर सारा खाना खिला देती है। इसके बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। मैं समझ गई हूँ, इसके शरीर में कोई भूत घुस गया है। इसके बाद मीरा की सौतेली माँ नीलम एक तांत्रिक को बुला कर लाती है। अतुरा बतुरा, भूतों का राजा ये तांत्रिक छतुरा, कहाँ है वो भूतनी? उसकी चोटी पकड़ के उसे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सामने आ चुड़ैल, क्या हुआ? डर गई? जल्दी मेरे सामने आ जा। मेरा जितना वक्त खराब करेगी उतना पछताएगी। मेरी चोटी पकड़ेगा, फेंकेगा ना तू? पूरी जिंदगी भर आज के दिन को कोसेगा। अतुरा भतुरा, आज तो मारा गया रे तांत्रिक छतुरा, भागो। मीरा तांत्रिक को पकड़ पकड़ के मारती है। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है और नीलम वहाँ पर अकेली रह जाती है। जैसे ही नीलम वहाँ से भागने की कोशिश करती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मीरा के शरीर से उसकी माँ की आत्मा बाहर निकलती है और नीलम को बहुत मारती है। ओ कौन तुम? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? तेरे साथ करके बताऊं जो तूने मेरी मासूम बेटी के साथ किया है? बोल। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं तुझे? क्या लगता है वो सब मैं भूल जाऊंगी? तू भी वो दर्द सहेगी जो मेरी बेटी ने सहा, समझी? तुझे भी तो पता चले कि कैसा लगता है दर्द होने पर। उसी समय मीरा को होश आ जाता है। रुक जाओ माँ, छोड़ दो इन्हें। हम किसी को सजा तो दे सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। जिन्हें बदलना होता है वो बदल जाते हैं। मारपीट कभी किसी को नहीं बदलती माँ। बोल, फिर से करेगी? नहीं, मैं सच में नहीं करूँगी। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मीरा, इसकी बातों में मत आ, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। माँ, मैं ये लड़ाई झगड़ा और नहीं देखना चाहती। लोगों को लगता है कि मेरी वजह से आप चली गई। एक लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसके परिवार वालों को लगता है कि मेरे उनके परिवार में आने से उनके परिवार वालों को खतरा होगा। छोटी माँ को लगता है कि मेरी वजह से वो कभी माँ नहीं बनी। जब सबके दुखों की वजह मैं हूँ तो इन्हें सजा देकर क्या फायदा? नहीं बेटा, ऐसी बातें मत सोच। इस दुनिया में जिसके साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। भले ही उस वक्त वो कारण हमें समझ ना आए, लेकिन एक दिन जरूर समझ आ जाता है। क्या एक दिन मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा माँ? मैं थक चुकी हूँ इस रोज रोज की चीजों से। हाँ बेटा, अब तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे मीरा। तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे हिस्से का प्यार किसी और को मिले, इसलिए उन्होंने कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। माँ ना बनने की वजह से मेरी तकलीफ तुम्हारे लिए नफरत में बदल गई। मुझे हमेशा मेरा दर्द तो देखा, लेकिन तेरा दर्द नहीं देख पाई। एक मौका दे कि मुझे। मैं हमेशा से जानती थी कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, इसलिए कभी पिताजी को इन सब के बारे में नहीं बताया। तुझसे जितनी माफी मांग लूं ना उतनी कम है। मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ बेटा। अब से तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अब इस घर में और रहकर तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। इसके बाद मीरा की माँ मीरा को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अब मीरा और उसकी सौतेली माँ नीलम खुशी खुशी दोनों एक साथ रहने लगते हैं।